मुझे मिसेस जारम से मिलना है। सारिम ने आकर चौकीदार से कहा। आई एम सॉरी सर, हम किसी को इस तरह अंदर नहीं भेज सकते। बेहतर होगा कि आप सर की मौजूदगी में आएं। वो अदब से माजत करते हुए बोला। आप अंदर जाकर एक बार रू को बताएं तो सही कि इंस्पेक्टर सारिम मुझसे मिलना चाहता है। वो ज़रूर मुझसे मिलना चाहेगी। सारिम ने समझाते हुए कहा। सर, ये बात मैडम को नहीं बल्कि सर को बताना ज़रूरी है, क्योंकि सर की इजाज़त के बगैर अंदर कोई नहीं जा सकता। और अगर आप सीधी तरह से यहाँ से ना गए तो मुझे मजबूरन डेविल सर को फ़ोन करना होगा। इस बार चौकीदार भर्रम हुआ। शायद वो भी उसके बारे में जानता था। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरा रू से मिलना बहुत ज़रूरी है। उसने अपनी जेब से कुछ नोट निकालते हुए उसके हाथ में रखे। सर, ये गलती ना करें। हम इतने गे गुजरे नहीं कि चंद नोटों के लिए अपनी ईमानदारी बेच दें। चौकीदार ने उसी के अंदाज में नोट वापस उसके हाथ में रखे। अजीब चीज इंसान है, जाने का नाम ही नहीं ले रहा। रू बाहर आई तो शिफा को बड़बड़ाते हुए सुना तो झांक कर देखने लगी कि कौन है। चौकीदार, इन्हें अंदर आने दो। उसे सारिम को तो ना देखा था, लेकिन उसकी आवाज़ पहचान चुकी थी। लेकिन मैडम, सर ने जितना कहा है उतना करो। वो गुस्से से बोली तो चौकीदार सर झुका गया, जबकि सारिम अंदर आ चुका था। वो सारिम को लेकर अंदर आ गई। बैठो रू, मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करने वाला हूँ। मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर तुम आसान ज़िंदगी चाहती हो तो तुम्हें ये करना होगा। सारिम ने बात शुरू की। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ समझी नहीं। वो जानती थी कि वो यहाँ इसीलिए आया है ताकि उसे यहाँ से निकाल सके, लेकिन वो समझ चुकी थी कि उसका यारिम से दूर जाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। वो कभी उसे खुद से अलग नहीं होने देगा। रू, मैं तुम्हारे लिए तलाक के कागजात बनवा कर लाया हूँ। अगर तुम उन पर साइन कर दो तो मैं आसानी से तुम्हारा तलाक करवा के तुम्हें यहाँ से भेज सकता हूँ, और फिर यारम भी कुछ नहीं कर पाएगा। मैं जानता हूँ यारम जैसे इन शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारना तुम्हारे बस में नहीं है। मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकता था। उसे कागजात उसके सामने रखते हुए पेन उसके हाथ में थमाया। रू ने एक नज़र उन कागजात को देखा, जब एक धमाके के साथ दरवाज़ा खुला और अगले ही लम्हे सारिम के मुंह पर एक जोरदार मुक्का लगा, जिससे वो दूर ज़मीन पर जा गिरा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? वो धाड़ते हुए उससे करीब आया। तुम मुझसे मेरी रूह को दूर करना चाहते हो? उसे सारिम की गिरबान को पकड़कर उसे दूर खड़ा किया, जबकि उसके इस तरह से आने पर रूह कोने में खड़ी डर के मारे कांप रही थी। बहुत लिहाज कर लिया मैंने तुम्हारा। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शारिम ने उसे एक जोरदार झटका दिया और साथ ही अपनी जेब से पिस्तौल निकाला। जब हिसर और शारिफ तेजी से उसकी तरफ आकर उसे थामने की कोशिश करने लगे और हिसर ने बड़ी मुश्किल से उसके हाथ से पिस्तौल निकाला। वो नहीं चाहता था कि रूह के सामने ऐसी कोई हरकत करे जिससे वो उससे मजीद डर जाए। वो तीनों किसी ज़रूरी काम के लिए जा रहे थे जब चौकीदार ने फ़ोन पर उसे सारिम के यहाँ आने की खबर दी। शारिम अपना काम छोड़कर गाड़ी सीधी अपने घर की तरफ ले आया। क्या करने आए थे तुम यहाँ? क्या कह रहे थे तुम रूह से? वो गुस्से से पूछ रहा था, जबकि शारिफ टेबल पर से तलाक के कागजात उठा चुका था। ये तो तलाक के पेपर हैं। शारिफ ने पेपर सेकते हुए कहा। शारिफ ने बेयकीनी से रूह की तरफ देखा और फिर ना जाने कितनी देर उसकी तरफ देखता रहा, जो कभी यारम को तो कभी उन कागजात को देख रही थी। इस बार तुमने हद कर दी रूह। तुम्हारी ये गलती वाकई माफ़ी के काबिल नहीं। बहुत ही शौक चढ़ा है तुम्हें मुझसे दूर जाना है। मुझसे तलाक चाहती हो तुम? आज के बाद तुम्हारे दिमाग में ऐसी कभी बात भी नहीं आएगी। ऐसा सोचने से पहले 1000 बार तुम्हारी रूह कांपेगी। शारम गुस्से से कहता उसे घसीटते हुए बेसमेंट की तरफ ले जाने लगा। यार, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में, प्लीज़ मेरा यकीन करें, मेरी बात सुने। रूह उसके साथ खिंचते रोते हुए बताने लगी, लेकिन यारम को उसकी बात की परवाह ना थी कि वो उससे क्या कह रही थी। यारम ने बेसमेंट में आकर एक दरवाज़ा खोला और रूह को अंदर डालकर दरवाज़ा बंद कर दिया। ये तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी गलती है। इसके बाद तुम मरते दम तक ऐसा कुछ करने के बारे में सोचोगी भी नहीं। यारम दरवाजे के साथ लगकर खड़ा हो गया, जबकि सारिम को वहां से निकालकर शारिफ और हिसर भी नीचे आ चुके थे। वो समझ चुके थे इस बार बात यारम के बस से बाहर जा चुकी है। यारम, प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालें। क्यों कैद किया है आपने मुझे? बाहर निकालें मुझे यहाँ से। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाती चिल्ला रही थी। शारिफ भाई, हिसर भाई, कोई तो खोलो। यहाँ बहुत अंधेरा है, प्लीज़ मुझे डर लग रहा है। अपनी बेबसी पर वो रोते रोते और जोर से चिल्लाने लगी। दरवाज़ा खोलो प्लीज़, कोई दरवाज़ा खोलो। ये बहुत ही छोटा सा कमरा था। यहाँ एक से ज़्यादा इंसान खड़ा नहीं हो सकता था। बैठना तो बहुत दूर की बात। शारम कोई उससे बहुत दूर ना था, बस कुछ इंच के फासले पर था, और इन्हीं इंचों के दरमियान एक दरवाज़ा था।
जिसकी एक साइड पर रूह और दूसरी साइड यारम था। उसके सामने शारिफ और हिसर खड़े थे। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन यारम दरवाजे के साथ खड़ा था। उसे रूह की किसी चीख, किसी पुकार का कोई असर ना था। रूह चिल्लाते चिल्लाते थक गई। जब उसे लगा कि उसके जिस्म पर कुछ चीज़ सीन रही है, अगले ही लम्हे उसे पता चल गया कि वो चीज़ एक बहुत बड़ा सांप है। बेख्तियार उसकी चीख बुलंद हुई, लेकिन दरवाजे के पार खड़े शख्स पर कोई फर्क ना पड़ा। डेविल मुझे लगता है। शारिफ एक कदम आगे बढ़ा। श्श, रू ने गलती की है शारिफ, उसे सजा मिलेगी। मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं करते तुम मुझसे। अगर मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ तो तुम भी बर्दाश्त करो, और अगर नहीं कर सकते तो चले जाओ यहाँ से। डेविल के कहने की देर थी। शारिफ से उसकी चीखें बर्दाश्त नहीं हो रही थीं। वो कमरे से बाहर निकल गया। प्लीज़ निकालो, प्लीज़ निकालो। शारिफ भाई, हिजर भाई, यारम, कोई तो खोलो। रूह की सांसें थमने लगी थीं। वो चीखे जा रही थी। उसका सारा जिस्म कांपने लगा था। सांप उसके पूरे जिस्म पर रेंग रहा था। रूह को लगा जैसे उसका खौफ से मौत तक का सफ़र शुरू हो चुका है। यारम ना जाने कितनी देर वहां बैठा रूह को सुनता रहा। यार प्लीज़, मुझे यहाँ यहाँ से निकाले। मैं आइंदा ऐसा कोई हरकत नहीं करूँगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, खुदा के लिए मुझे यहाँ से निकाले। यारम कहाँ हैं आप? मुझे सुन रहे हैं ना? मैं जानती हूँ आप यहाँ हैं। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं आ, आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। यारम प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाले। ये सांप मुझे काट लेगा। यारम प्लीज़ दरवाज़ा खोले। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालने में आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगी। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। यारम यहाँ बहुत अंधेरा है। मुझे थोड़ी सी जगह है। मैं खड़ी रहकर थक चुकी हूँ। मेरे पाँव में दर्द होने लगा है। ये सांप मेरे ऊपर चल रहा है। प्लीज़ दरवाज़ा खोलें, ये मुझे काट लेगा। यार मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज़ खोलें, मुझे बहुत डर लग रहा है। यार आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? प्लीज़ दरवाज़ा खोलें, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो कब से दरवाज़ा खटखटाती चिल्लाई जा रही थी, और दरवाजे के बाहर खड़ा यारम उसे सुन रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ ख़त्म होती बंद हो गई, जबकि यारम किसी बेजान मुजस्मे की तरह खड़ा रहा। रात 1:30 का वक्त था। यारम ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। रूह दीवार के साथ लगी ज़मीन पर पड़ी थी। सांप उसके जिस्म पर रेंग रहा था। वो तकरीबन 9 फीट लंबा और काफ़ी मोटा सांप था। यारम ने हाथ बढ़ाकर वो सांप उठाकर उससे दूर किया, फिर उससे आहिस्ता से रूह के बेहोश वजूद को उठाया। मुझे यकीन है जान, ये तुम्हारी आखिरी गलती है, और यकीन मानो इससे ज़्यादा बुरा मैं तुम्हारे साथ कर भी नहीं सकता। तुम्हें तकलीफ़ पहुंचा के खुशी नहीं मिलती मुझे। इतनी सी बात क्यों नहीं समझती हो? नहीं छोड़ सकता मैं ये सब कुछ। मैं इस दलदल में बहुत आगे निकल चुका हूँ। यहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं है रूह, और कोई रास्ता है भी तो सिर्फ मौत। और मैं तो तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। रूह तुम आई हो तो मुझे ज़िंदगी का मतलब समझ आया है। मेरे अंदर जीने का हौसला पैदा हुआ है। ख्वाहिशों ने जन्म लिया है, और तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो। अब तुम्हारे यहाँ से जाने के सब राह मैं बंद कर चुका हूँ। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है, और वो रास्ता यारम काज़मी है। अब तुम्हें ज़िंदगी की हर सांस के साथ आखिरी सांस भी यारम काज़मी के साथ ही लेनी होगी, वरना मैं ये सांसें छीन लूँगा। सिर्फ मेरी हो तुम, सिर्फ मेरी। वो उसे बेड पर लिटाकर वापस बेसमेंट में आ गया। उसने सांप वाला दरवाज़ा बंद किया और दूसरे उसी साइड से कमरे में आया। वहाँ से एक चाबुक उठाया, अपने आप को भी बेदर्दी से मारने लगा। अपने आप को ना जाने कितनी देर तकलीफ देने के बाद भी उसे सुकून न मिला था। अपने आप को मारते मारते उसके हाथ दुखने लगे, लेकिन वो ना रुका। वो रूह को तकलीफ पहुंचाने की सज़ा खुद को दे रहा था। मैं जानता हूँ रूह, मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचाता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मुझसे ऐसा हो जाता है रूह। मेरे अंदर डर है कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मैं कैसे जीऊँगा। रूह मैं मर जाऊँगा, मैं सच कहता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊँगा। मैं जानता हूँ तुम आसानी से मेरे साथ नहीं रह सकती, इसलिए तो मैंने ये सब कुछ किया। तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती तो ना करो, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं कैसे जीऊँगा तुम्हारे बगैर? अपने आप को चाबुक मारने के बाद वो हीटिंग रूम में आकर खड़ा हो गया। उसका साइज़ भी बिल्कुल उस सांप जैसे रूम जितना था।
ये हीटिंग रूम यारम के जख्मों को नासूर बना रही थी। अक्सर वो अपने दुश्मनों के लिए इसे इस्तेमाल करता था। वो ना जाने कितनी देर अपने आप को वहाँ अजियत पहुँचाता, रूह से अपने किए की माफ़ी मांगता रहा, क्योंकि ये सब कुछ वो उसके सामने नहीं करना चाहता था। उसे रूह के सामने अपने आप को मजबूत दिखाना था, ताकि वो उस पर ये साबित कर सके कि उससे दूर जाने की कोई भी सज़ा उसे मिल सकती है। उसके जिस्म पर कुछ चींस रेंग रही थी। वो नींद में बार बार अपने ऊपर हाथ पैर मार रही थी। वो कभी अपनी टांग से हाथ मारकर उसे खुद से दूर करती, तो कभी अपने बाजू को सहलाती। शारम उसके करीब लेटा उसकी सारी हरकतें नोट कर रहा था। शायद नहीं, यकीनन अभी तक उस सांप के खौफ से बाहर नहीं निकली थी वो। शारम ने आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। कुछ नहीं है रूह, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं होगा तुम्हें। वो सांप मैंने वापस उसी कमरे में बंद कर दिया है। वो वहां से नहीं निकल सकता। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। वो नरमी से उसको सहलाता अपने साथ लगाए लेटा था, जबकि रूह उसे अपने पास महसूस करती थोड़ी देर में पुरसुकून होकर फिर से सो गई। रूह की तबीयत बहुत खराब थी। उसे बहुत बुखार हो रहा था। डर के मारे वो नींद में भी कांप रही थी। यारम से अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए वो उससे बात भी नहीं कर रही थी, बल्कि उसके डर से वो फ़ौरन अपना खाना खा लेती। यारम उसे जो दवाई खाने को बोलता, फ़ौरन खा लेती। उसे डर था कि यारम उसे वापस उस कमरे में ना छोड़ आए, जबकि उसके डर की वजह से यारम शर्मिंदगी से उसके करीब ना जाता। वो यारम से डरने लगी थी। हर वक्त ही उसे किसी न किसी चीज़ का डर रहता। वो शिफा और मैरी को भी अजीब नजरों से देखती थी। उसे उन दोनों से भी खौफ आने लगा था, जबकि वो दोनों हर मुमकिन तरीके से उसका ख्याल रखने की कोशिश कर रही थीं। रात अचानक डर के मारे रूह की आंख खुल गई। उसका पूरा जिस्म पसीने से शराबोर था। वो अपने हाथ पांव पर तेज तेज हाथ मारने लगी और साथ रोने लगी। रूह, कुछ नहीं हुआ, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ। डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, मैं यहाँ हूँ। वो लाइट ऑन करते उसे अपने करीब करते कहने लगा, यारम वो सांप यहाँ मेरे पैर पर, यहाँ मेरी गर्दन पर, यहाँ देखे ना, मेरे बाजू पर। वो अपने जिस्म पर हाथ मारते उसे ना जाने क्या दिखा रही थी। रूह, कुछ नहीं है, तुम क्यों घबरा रही हो? देखो, यहाँ कुछ नहीं है। सिर्फ मैं तुम्हारे साथ। तुम ठीक हो, कोई सांप नहीं है यहाँ पर। वो उसे समझाने लगा, जबकि वो सांप रूह को अभी भी अपने जिस्म पर रेंगता हुआ महसूस हो रहा था। यार, मैं आपकी सारी बातें मानूंगी। प्लीज़ मुझे वापस वहाँ बंद मत करना। मुझे प्लीज़, वहाँ बहुत डर लगता है, बहुत अंधेरा है। वो सांप, यारम प्लीज़ मुझे वहाँ बंद मत करना। वो डरी सहमी उसके सीने से लगते हुए कहने लगी। आज 4 दिन से रूह को बुखार था। वो इस सब से इतना डर चुकी थी कि उसका ज़हन अभी तक उसी सांप में अटका हुआ था। वो अक्सर रात में डरकर उठ जाती, अपने हाथ पैरों पर किसी चीज़ को महसूस करती। इस दौरान जो चीज़ सबसे अच्छी हुई थी कि वो यारम को अपने करीब से हिलने नहीं देती थी। 4 दिन से यारम ना तो अपने काम पर गया था और ना ही घर से बाहर निकला था। यारम 24 घंटे उसके साथ रहता। आज सुबह उठते ही रूह ने कहा कि वो इस सांपों वाले घर में नहीं रहेगी। यारम को अंदाज़ा नहीं था कि रूह सांप से इतना डरती है, मगर उसे ये बात पता चल चुकी थी कि वो यारम के अलावा हर चीज़ से डरती है। यारम ने उसे बहुत समझाया कि वो सांप कैद है, वो वहाँ से नहीं निकल सकता, लेकिन रूह ने उसकी एक बात ना मानी और बस उसे हर वक्त अपने साथ चाहती थी। इस वक्त वो अपनी सारी नाराज़गी और यारम की हकीकत को भुला चुकी थी और उसी डर की वजह से अभी तक उसका बुखार न टूटा था। यारम, हम ये घर छोड़ देते हैं। मुझे यहाँ नहीं रहना। आपको पता है वो सांप बहुत बुरा था। वो ऐसे ऐसे मेरे बाजू पर लिपटा हुआ था। वो उसे अपना हाथ दिखाते हुए बता रही थी, जबकि उसकी हर बात यारम को शर्मिंदा कर रही थी। यारम, हम वापस अपने फ्लैट में चलते हैं। मुझे नहीं रहना यहाँ। रूह ने फिर से उसके सीने पर हाथ रख के उसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया, जो ना जाने कहाँ खोया हुआ था। जबकि रूह को मुकम्मल अपने हसार में कैद किए वो उसके साथ बैठा था। नहीं रूह, हम यहीं रहेंगे। और वो सांप कैद है। जब तक मैं उसे ना खोलूं वो बाहर नहीं आ सकता। और अब तुम मजीद इस बारे में बात नहीं करोगी। पिछले 4 दिन से रूह की हर बात सांप से शुरू होकर सांप पे खत्म हो रही थी। यारम, मैं बात नहीं करती, वो खुद आ जाता है हर बात में। प्लीज़ हम ये घर छोड़ देते हैं ना। उससे ये बात कोई 1000 बार दोहराई थी। ठीक है बाबा, हम जल्दी ये घर छोड़ देंगे। अगर तुम इजाज़त दो तो मैं ज़रा ऑफिस से हूँ। वो प्यार से उसे फैलाते हुए पूछने लगा, जबकि रूह नफ़ी में गर्दन हिलाती उसके सीने पर सरक गई। नहीं नहीं, आप मत जाएं कहीं पर भी, यहीं रहे मेरे पास। वो उसे ज़ोर से पकड़ते हुए कहने लगी, जैसे वो उसे छोड़कर चला जाएगा। मेरा बच्चा, मैं जल्दी आ जाऊंगा। और मैरी और शिफा तो हैं तुम्हारे पास, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस कुछ ही देर में वापस आ जाऊंगा। प्लीज़ थोड़ी देर इजाज़त दे दो। वो उसे बहलाने लगा,
जब रू की आंखों में आंसू देखकर खामोश हो गया। अच्छा मेरा बेबी, तुम रोना बंद करो, नहीं जा रहा मैं कहीं भी। वो अपने हाथों से उसके आंसू साफ करते उसे अपने सीने से लगा गया। हाँ डेविल, मैं पूरे यकीन से कहता हूँ, फुरकान और मलिक मिले हुए हैं, और मलिक फुरकान का ही आदमी है जो तुम्हारी और शान की खबरें उस तक पहुंचा रहा है। ये सिर्फ एक जासूस है, और मेरे ख्याल से ये बात हमें शान को बतानी चाहिए। शारिफ ने कहा। नहीं, ये बात उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता चल गया, इतना ही काफ़ी है। लेकिन शान हमारे लिए काम करता है, उसे ये बात पता होनी चाहिए। आखिर ईमानदारी भी तो कोई चीज़ है। शारिफ ने कंफ्यूज होते हुए कहा। शारिफ वो हमारी टीम का आदमी नहीं है जिसके साथ हमें वफादार होना ज़रूरी है, और हमारे काम में कोई वफादार नहीं है, ये बात याद रखो। मलिक को हिजर हैंडल कर लेगा, कहाँ है वो? शारिम कुछ दिन से ऑफिस नहीं जा रहा था, उसके सारे काम हिजर संभाल रहा था। हिजर तो लैला के साथ डेट पर गया है। मेरा मतलब है वो दोनों लंच करने गए हैं। शारिफ ने जल्दी से बात बदली। ऐसी ही एक डेट तुम भी मार लेते। शारिफ पिछले कुछ दिन से यारम के गुस्से का शिकार हो रहा था। आज यारम बहुत अच्छे मूड में था, इसलिए उससे कहने लगा। हाय भाई, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ, हमें तो गर्लफ्रेंड ही नहीं मिलती, डेट किसके साथ मारूं? शारिफ ने एक नज़र सामने से आते मासूमा को देखा, जिसे देखते ही वो मुंह फेर गया। जबकि मासूमा करीब से गुजर गई, वो दोनों ही एक दूसरे को इग्नोर किए हुए थे। क्यों, मासूमा का क्या हुआ? शारिफ ने कहा। वो मुझे मुंह नहीं लगाती, मैं उसे मुंह नहीं लगाता, हिसाब बराबर। उसकी बात सुनकर यारा मुस्कुराए बिना ना रह सका। मैं तो सोच रहा था मैं और रू तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दे मासूमा के साथ, लेकिन तुम तो इंटरेस्टेड ही नहीं। शारम ने मुस्कुराकर कहा। मैंने कब कहा कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ? आपने तो इस बारे में मुझसे बात ही नहीं की। अगर बात करते तो मैं कहता मुझे दिलो जान से कबूल है, प्लीज़ कुछ जुगाड़ कर ले। वो एक स्टाइल में कहता हुआ इन पर मिनटों पर उतर आया, जिस पर यारम कहका लगाकर हंस दिया। पहले लैला और हिजर का कुछ हो जाए, फिर तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। शारम ने तसल्ली दी। अरे उन दोनों का कुछ नहीं होना, दोनों डेटे मारते हुए एक दूसरे को बेस्ट फ्रेंड बोल रहे हैं, जैसे हम अकल के अंधे हैं, हमें कुछ समझ ही नहीं। शारम ने मुंह बसोड़ कर कहा। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन जब तक वो दोनों खुद से बात नहीं करते, मैं ये बात नहीं छेड़ना चाहता। हमें उन दोनों को वक्त देना चाहिए ताकि वो ठीक से एक दूसरे को समझ कर फैसला करें। अब तुम अपने काम पर ध्यान दो, और आज सब डिनर मेरे घर पे करना। रो का थोड़ा ध्यान बच जाएगा। वो फ़ोन बंद करते हुए बोला। वो रू को ढूंढते किचन में आया। शारिफ को कॉल करने से पहले उससे रू को किचन में आने का कहा था। वो किचन में आया तो रू चूल्हे पर कुछ रखे बनाने में मसरूफ़ थी। रू तुम ये क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें यहाँ खाना खाने के लिए बुलाया है, खाना बनाने के लिए नहीं। वो इतने अचानक बोला कि वो चौंक गई, और अचानक कढ़ाई हिलने की वजह से उसका थोड़ा सा घी उसके हाथ पर गिर गया। "स्स!" रू ने फौरन अपना हाथ पीछे खींच लिया, जबकि यारम उस तक पहुंच चुका था। ये क्या किया है तुमने? कितनी बार मना किया है, खुद को तकलीफ मत पहुंचाया करो। बहुत सुकून मिलता है मुझे दर्द में देखकर। रू मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, आज के बाद तुम ऐसी कोई गलती नहीं करोगी जिससे तुम्हें कोई तकलीफ हो, वरना मैं सारी नरमी भुला दूंगा। अब तुम यहाँ से चलो। वो उसके हाथ को नरमी से सहलाता सब गुस्से से उसे डांट रहा था, जबकि रू एक लफ्ज़ भी ना बोली। यारम का ये गुस्सा उसे ये बात याद दिलाता था कि यारम कभी भी उसके साथ कुछ भी कर सकता है। वो समझ चुकी थी, वो उससे जितना प्यार करता है उतना ही उसके मामले में पोसेसिव है। रू को खुद भी अपने आप को तकलीफ पहुंचाने की इजाज़त ना थी। आजकल यारम बात बात पर उस पर गुस्सा होने लगा था। वो करती ही ऐसी हरकतें थी कि उसे गुस्सा आ जाता, और उस बारिश के मौसम में कोई गर्म कपड़े या शॉल वो नहीं पहनती थी, जिसकी वजह से यारम के गुस्से का तकरीबन हर रोज़ निशाना बनती। अभी भी उसकी हालत बेहतर हुई थी कि फिर से ये लापरवाही यारम को पसंद ना थी, इसलिए यारम का ध्यान काम पर कम और उस पर ज़्यादा रहता। इस वक्त भी वो ऑफिस में बैठा उसी के बारे में सोच रहा था। फुरकान को बुलाओ यहाँ, ज़रा पूछूं तो सही, हमसे गद्दारी करने की हिम्मत कहाँ से आई उसमें? उससे शारिफ से कहा। डेविल तुम्हें लगता है ये काम फुरकान का है? मेरा मतलब है सारिम भी तो हो सकता है इसके पीछे। मुझे सारिम पर शक है। नहीं शारिफ, सारिम एक पुलिस इंस्पेक्टर है, और मलिक एक बहुत बड़ा गुंडा। घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? ये काम सारिम का नहीं बल्कि फुरकान का है। कल मेरे आने से पहले वो यहाँ मेरे ऑफिस में होना चाहिए। शारिम ये कहते हुए उठकर बाहर की राली। मैडम हम जा रहे हैं, सर ने फ़ोन किया है कि वो आ रहे हैं। शिफा ने कहा। शिफा अभी कुछ देर रुक जाओ, यारम आने ही वाले हैं। रू की अब शिफा से अच्छी दोस्ती हो चुकी थी, जबकि मैरी को उर्दू ठीक से नहीं आती थी, लेकिन उससे बात करने के लिए वो उर्दू में बात करने की अक्सर कोशिश करती।
मैम, सर ने फ़ोन किया है, वो आ रहे हैं। शिफा ने कहा तो रूह ने उन्हें जाने की इजाज़त दे दी। शाम का डर अब कुछ हद तक कम हो चुका था, लेकिन यारम का डर बढ़ गया था। वो हर बात में उसे डांटने लगा था, लेकिन वो जानती थी कि उसमें गलती उसकी अपनी है, इसलिए खामोशी से उसकी सारी डांट सुन लेती। वो भी क्या करती, यारम उसे भालू बनाकर रखना चाहता था और वो भालू बनकर नहीं रह सकती थी। शिफा के जाने के बाद वो बाहर आ गई। जब नज़र उसके स्विमिंग पूल पर पड़ी, अभी यारम के आने में बहुत वक्त था, तो क्यों ना वो थोड़ी देर इंजॉय ही कर ले। तुम यहाँ इतनी सर्दी में बाहर क्या कर रही हो? शारिम का लहजा सख्त था, लेकिन अगले ही लम्हे यारिम ने नोट किया कि वो दिसंबर के इस मौसम में स्विमिंग पूल के अंदर पैर दिए बैठी है। उसे अपने पीछे देखकर रूह घबरा कर उठ खड़ी हो गई। मैं तो बस, उसे कोई बहाना न सूझा। अभी कल ही यारम ने उससे कहा था कि वो अपनी ज़ात को एक तिनके का भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और अब ये इतनी सर्दी में स्विमिंग पूल में पैर दिए बैठी थी। शूज़ कहाँ हैं तुम्हारे? इस बार वो गुस्से से दहाड़ा था। पहले तो पूल में पैर दिए उसे अपने पैरों में ज़रा सी तकलीफ महसूस न हो रही थी, लेकिन अब ठंडे फर्श पर उसके पैर बर्फ बन चुके थे। बहुत शौक है तुम्हें इस तरह से अपने आप को तकलीफ पहुंचाने का? शारम का लहजा सर्द था। उसने उसकी तरफ कदम बढ़ाया तो वो पीछे हटने लगी। शारम को इस तरह से उसे खुद से दूर जाता देखना बिल्कुल अच्छा न लगा। उसने एक एक कदम उसकी तरफ बढ़ाना शुरू किया और उसे अपनी तरफ आते देखकर वो पीछे की तरफ जाने लगी, लेकिन जल्द ही दीवार ने उसका रास्ता रोक दिया। क्यों खुद को तकलीफ पहुंचाती हो? तुम्हें मैं हंसता खेलता खुश रहता अच्छा नहीं लगता क्या? तुमने अपने आप को तकलीफ पहुंचाई, मतलब मुझे तकलीफ दी। अब इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। शारम का लहजा अब भी सर्द था। नहीं यार, मुझे तकलीफ नहीं हो रही, मुझे आदत है इस तरह से पानी में पैर रखने की। रूह ने जल्दी से बताना चाहा, ना जाने ये सरफिरा आशिक उसके साथ क्या कर दे। तो तुम्हें तकलीफ महसूस नहीं हो रही थी? शारम ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, जिस पर रूह ने ना में गर्दन हिलाई, लेकिन अगले ही पल उसे अपने पैर पर कुछ महसूस हुआ। आंसू टूटकर उसकी पलकों से गिरा। शारम का भारी बूट उसके पैर के ऊपर था। मुझे तकलीफ हो रही है, प्लीज़ शारम अपना पैर मेरे पैर से हटाएं। उसके चेहरे से उसी तकलीफ का अंदाज़ा यारम बाखूबी लगा रहा था, लेकिन उसकी तकलीफ की परवाह किए बगैर शारम ने उसका पैर और बुरे तरीके से कुचला, जिस पर रो के होंठों से बेहासा चीख निकली। आज के बाद अगर मैंने तुम्हें नंगे पैर देखा तो मैं तुम्हारे पैर ही काट दूंगा। प्लीज़ यारम पैर हटाएं, मुझे तकलीफ हो रही है। मैं अब जूते कभी नहीं उतारूंगी, रू ने रोते हुए कहा, जिस पर यारम के चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हो गई। मेरा बच्चा तो रो दिया। यारम ने उसके पैर से अपना पैर हटाते हुए कहा, चलो जाओ अपने कमरे में। की बार प्यार से उसका चेहरा साफ करते उसे पुचकारते हुए कमरे में जाने का कहा, जबकि रूह के लिए एक कदम उठाना भी मुश्किल हो गया था। तकलीफ से एक बार फिर से उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अगले ही लम्हे उससे अपने आप को यारम की बाहों में महसूस किया। वो उसे उठाए कमरे की तरफ ले जाने लगा। पता है रूह, मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारे पैर काट दूँ, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही अपनी बाहों में उठाकर चलना चाहता हूँ। शारम के अंदाज पर रूह ने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा जो उसी को देख रहा था। मजाक था जान, तुम तो सीरियस हो गई। यारम ने हंसते हुए कहा तो वो भी जबरदस्ती मुस्कुरा दी। अब इस पागल शख्स का क्या भरोसा, सच में ही उसके पैर इसी वजह से ना काटते। ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरह से पैर पानी में रखने से बाद में तकलीफ होती है। वो उसे प्यार से समझा रहा था और उसके सूजे हुए पैर पर मरहम लगा रहा था। पानी में पैर रखने से नहीं, कुचलने से तकलीफ होती है। उसका गुस्सा कम देखकर रूह ने भी अपने दिल की बात कही। मैं तुम्हें तकलीफ कभी नहीं देना चाहता जान, लेकिन अगर मैं आज ये ना करता तो तुम रोज़ ये काम करती। रोज़ रोज़ तकलीफ सहने से बेहतर है एक बार ही सह लो। डेविल, मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हें क्यों ऐसा क्यों लगता है कि मैं कभी तुम्हारे खिलाफ जा सकता हूँ? मैं तुम्हारा वफादार हूँ, प्लीज़ मेरा यकीन करो। फुरकान अपने कटे हुए हाथ की परवाह किए बगैर यारम को अपनी वफादारी का यकीन दिलाने में मसरूफ था। डेविल, फुरकान मर तो सकता है, लेकिन तुम्हारे साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता। ये सारा काम ज़रूर उस इंस्पेक्टर का होगा। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वही तुम्हारे खिलाफ अपने आदमियों को छोड़े हुए है। तो मुझ पर यकीन करो, मैं तुम्हें सब कुछ पता लगवा कर दूंगा। फुरकान उसके सामने बैठा, अपने एक हाथ से दूसरे हाथ का खून रोके हुए बैठा था, जो कि पूरी तरह से बह रहा था। ठीक है फुरकान, मैं तुम्हें वक्त देता हूँ। मुझे कल उन लोगों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो मेरे खिलाफ ये काम कर रहे हैं। ये तुम्हारे पास अच्छा मौका है मुझसे अपनी वफादारी का सबूत देने के लिए। अब तुम मेरे कितने वफादार हो, इसके बाद मुझे ये पता ही चल ही जाएगा। शारिफ, इसे अस्पताल ले जाओ। टेबल का ऑर्डर मिलते ही शारिफ उठकर खड़ा हो गया और फुरकान भी उसे देखकर उठ गया। तुम लैला को शादी के लिए कब प्रपोज करोगे? उन दोनों के जाने के बाद उसने हिजर से पूछा।
डेविल, मैं प्रपोज कर चुका हूँ। अब अगर वो कोई जवाब नहीं दे रही तो मैं क्या कर सकता हूँ? हम कुछ दिन के बाद कहीं आउटिंग का प्लान बनाते हैं। वहाँ तुम लैला को प्रपोज करोगे। डेविल ने ऑर्डर दिया था। ओके सर, और कोई हुक्म? हेजल मुस्कुराया। ऑर्डर तो तुझे लैला देगी शादी के बाद। अभी तो बड़ा प्यार प्यार कर रहा है, बाद में पता चलेगा कि लैला किस खेत की मूली है। यार डरा क्यों रहे हो, अभी तो पहली मंजिल ही पार की है प्यार की। हेजल मुस्कुराते हुए उठा। वो मैं चलता हूँ, आज मेरा लैला के साथ डिनर प्लान है। हेजल मुस्कुराते हुए उठकर चला गया। वो गाड़ी से निकला और तेजी से घर के अंदर जाने लगा। क्योंकि बारिश बहुत तेज थी, लेकिन फिर भी इतनी सी देर में वो आधे से ज़्यादा भीग चुका था। हमेशा की तरह आज भी वो सबसे पहले अपनी जाने ऐसी बीवी को देखना चाहता था। सबसे पहले उससे किचन में झांका, जहाँ वो अक्सर पाई जाती थी, लेकिन आज वहाँ नहीं थी। यकीनन वो बेडरूम में होगी। बेडरूम का दरवाज़ा खोला तो वहाँ भी नहीं थी। उसके गैर मौजूदगी में उसके किसी दुश्मन में भी इतनी हिम्मत ना थी कि वो यहाँ आता। तो फिर वो कहाँ गई? वो जिस तरह से घर के अंदर आया था वैसे ही बाहर निकला और गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट करने लगा, जब नज़र सामने छत पर तेज बारिश में भीगती उसकी जान से प्यारी बीवी पर पड़ी। पहले तो उसके इस तरह से गायब होने पर उसे अच्छा खासा गुस्सा आ रहा था, और अब वो बारिश में नहा रही थी। शायद गुस्से से सीढ़ियाँ चढ़ता तेजी से ऊपर की तरफ गया, लेकिन आज उसका रूह पर गुस्सा करने का कोई मूड ना था। अब वो उसे प्यार से समझाने की कोशिश करता था, शायद अपने पागलपन पर कंट्रोल चाहता था। अब ऊपर खड़ा उसे देख रहा था। 32 साल जिंदगी में शायद ही उसे किसी औरत को इतना चाहा था। वो औरत जात से दूर भागने वाला, किस तरह से एक लड़की उसके जहन और दिल पे सवार हो गई कि उसके बगैर जीने का तस्वुर भी करते हुए उसकी जान पर बनाती थी। रूह को अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ, लेकिन उससे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि वो जानती थी कि सवाई यारम के और कोई नहीं आ सकता। वो बिना पीछे मुड़े अपने काम में मसरूफ रही। अब वो उस पर चीखेगा, चिल्लाएगा कि तुम बारिश में क्या कर रही हो। रूह ने अपने आप को उसकी डांट सुनने के लिए तैयार कर लिया था। काफ़ी देर तक कोई आवाज़ ना आई, फिर उसे अपनी कमर पर किसी की मजबूत गिरफ्त का एहसास हुआ। रूह ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। वो आज तक समझ ना पाई थी कि इस शख्स में ऐसा क्या था जो वो उसकी मोहब्बत में इस हद तक डूब गई कि उसे सही और गलत की पहचान तक न रही। वो अपने रब से दुआ मांगती थी कि उसे जैसा भी इंसान मिले, उसे प्यार करे या ना करे, उसे इज्जत दे ना दे, उसके हक दे ना दे, लेकिन अम्मी के जैसा इंसानियत से आरी ना हो। लेकिन यहाँ जो शख्स उसे मिला था, वो उससे मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क करता था, उसकी इज्जत करता था, उसे उसके हकूक देता था, लेकिन इंसानियत नाम की उसमें कोई चीज़ ना थी। अभी वो यही सब कुछ सोच रही थी जब अचानक यारम ने उसे सीधा किया। वो लड़खड़ाती हुई उसके सीने से लगी और अपना एक हाथ उसके सीने पर रखा, लेकिन अगले ही लम्हे उसकी शर्ट पर वो दाग देखकर वो उससे दूर हटी। फ़क़्त एक नाख़ून जितना दाग। उसने बेयकीनी से अपने शौहर की तरफ देखा और फिर एक ही लम्हा ज़ाया किए बगैर वहाँ से भाग गई। उसके शौहर के अंदर इंसानियत नहीं, बल्कि वो इंसानियत का कातिल था। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरती नीचे आई और अपने कमरे में बंद हो गई। थोड़ी ही देर बाद बाहर से चीज़ों के टूटने की आवाज़ें आना शुरू हुईं। उसके अंदर का दरिंदा जाग चुका था। वो उसके करीब आना चाहता था, उसके साथ वक़्त गुज़ारना चाहता था, लेकिन रूह ने उसकी मोहब्बत का मुकाबला एक बूंद खून से कर दिया। वो आहिस्ता-आहिस्ता कदम उठाती बेड पर आ बैठी। उसे यकीन था, यारम चाहे कितना ही गुस्सा क्यों ना हो, कभी ये कमरा खोलकर ये अंदर नहीं आएगा, क्योंकि ये बात तो वो भी जानती थी कि यारम का अंदर का दरिंदा भी रूहे यारम से इश्क करता है। तुम मुझसे नाराज़ हो रूह? वो डिनर के वक्त उससे पूछ रहा था, जो मुंह फुलाए आराम से बैठी खाना खा रही थी। रूह, तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? वो कुछ ना बोली तो यारम ने फिर से पूछा, क्यों नाराज़ हो मुझसे? अब यारम सीरियस अंदाज में उससे पूछने लगा, मेरी मर्जी। रूह मुंह बनाकर बोली और फिर से खाने लगी। उसकी इस हरकत पर यारम मुस्कुराए बिना न रह सका। लेकिन मर्जी की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। अब ऐसे ही तो रुकने नहीं दूंगा तुम्हें। वो बहुत दिनों से उसे अपने हाथ से खाना खिला रहा था, लेकिन आज वो खुद खा रही थी। कल रात की वजह से नाराज़ हो? सॉरी रूह, मैंने गुस्से में पता नहीं हॉल का क्या हाल कर दिया, लेकिन तुम भी तो ऐसे मुझसे दूर हुई थी, मुझे गुस्सा आ गया। आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। आपके पैर पे चोट कैसे लगी यारम? यारम अभी बोल रहा था कि उसे देखकर पूछने लगी। अरे ये आज थोड़ी लगी है, ये तो कल लगी थी, पैर दरवाजे के बीच आ गया था। वो मुस्कुराकर बताने लगा। दरवाजे के बीच गया था या आप खुद लेकर आए थे? वो गुस्से से पूछने लगी। मेरा बच्चा, मैं ऐसा क्यों करूँगा?
यारम उसे बहलाने की कोशिश करने लगा। क्योंकि आपने मेरे पैर पर चोट लगाई थी। मैं जानती हूँ आप ये सब कुछ जानबूझकर करते हैं। यारम मुझे इतना दर्द भी नहीं था। क्या आप अपने आप को तकलीफ दें? गलती मेरी अपनी थी, लेकिन जो आप कर रहे हैं। तो तुम इतनी लापरवाह क्यों हो रू? जब तुम्हें तकलीफ होती है तब मुझे तकलीफ होती है। तुम्हारा दर्द मेरी जान ले लेता है। क्यों नहीं समझती हो तुम? तुम्हें तकलीफ में देखकर सुकून से नहीं रह सकता। प्लीज़ अब ये सब कुछ कबूल कर लो। मैं अब तुम्हें सफाइयाँ नहीं दूंगा। मैं ऐसा ही हूँ और तुम्हें ऐसे ही इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। अब मूड ठीक करो अपना। वो उसका हाथ चूमकर बोला, मुझे फातिमा बीबी से बात करनी है। थोड़ी देर के बाद वो कुर्सी उसके करीब घसीट के करीब होके बोली, कुछ दिन बाद बात करा दूंगा। यारम मुस्कुराकर बोला, यारम मैं उन्हें आपके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। आप क्या काम करते हैं? आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। रू जल्दी से बोली, जैसे यारम को फातिमा बीबी का डर लगा हो। बेबी, तुम उन्हें बता भी दो तो वो मेरा क्या बिगाड़ लेंगी? अपने दिमाग से ये सोच निकाल दो कि कोई मेरे खिलाफ कुछ कर सकता है या तुम कहीं जा सकती हो। कुछ दिन बाद बात करा दूंगा। मुझे अभी बात करनी है। रू जिद्दी अंदाज से बोली। रू खाना खाओ, जिद मत करो। नहीं खाना, मुझे खाना। रू उठकर जाने लगी। रू वापिस आओ, ठीक से खाना खाओ आराम से, वरना तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ। वो गुस्से से बोला। रू ने पलटकर घूरकर एक नजर उसे देखा और फिर आकर उससे साइड वाली कुर्सी पर बैठ गई। चाहे जितना नाराज हो, लेकिन नाराजगी में खाना खाना कभी न मत छोड़ना। मुझे ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं। ये वक्त सिर्फ मेरा है। तुम्हें इस वक्त मेरे साथ होना चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना चाहिए था कि हम दोनों एक दूसरे को और बेहतर तरीके से समझ सकें। बात नहीं कर रही मैं आपसे। मैं नाराज हूँ और जब मेरा दिल होगा मैं खुद ही राजी हो जाऊंगी। बार बार मुझे मनाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मुझसे बात करने की जरूरत भी नहीं है। आराम से बैठकर खाना खाएं। गुस्से से मुंह फुलाकर बोली। ओके। यारम अपना डिम्पल छुपाता खाना खाने लगा।